नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थों सहित कई उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। इन स्टॉलों पर जो है पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का बहुत उत्पादन होता है और यहाँ के सेब की क्वालिटी भी अच्छी है। प्रदेश के सेब लोगों के नजरों में आए और इसको लेकर एक बाजार मिले और इसके लिए नाबार्ड प्रयास कर रहा है। हाँ, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव, तो उत्तराखंड के अंदर सेब काफी हो रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। उस सेब को एक मार्केट मिले और लोगों की नजरों में आए, उसको बढ़ावा मिले, उसका एक छोटा सा प्रयास नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड इन एरियाज के अंदर पहले तो औरचाक देता है, जिसमें कि सेब और बाकी अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं, जिनसे कि उत्पादन होता है, और उसके विपणन के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव 1.0, तो ये पहला ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा छोटे स्केल पे हो रहा है, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम सरकार का साथ लेंगे, हमारे बैंकर साथियों का साथ लेंगे, आप सबका भी मतलब साथ लेंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत हैं। बहुत बड़ा प्लांट है सर। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर जो है धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री की बात की जाए और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। कपाट बंद करने का मुहूर्त 12 अक्टूबर को तय होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे। यहां पर केदारनाथ मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। चारधाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित और गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य अग्नि अधिकारी ने रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण किया और दशहरा को लेकर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही फायर इक्विपमेंट को दुरुस्त रखने को बताया और ताकि घटना के दौरान समय रहते हुए मौके पर पहुंचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन को लेकर जिले के शहर और देहात क्षेत्र के सभी पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक भी की गई है। रुड़की फायर स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड टीम को, दमकल विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और पटाखा व्यापारियों के साथ में भी बैठक की गई। साथ ही साथ पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक करने के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी इक्विपमेंट तैयार रखने के लिए कहा गया है। देखिए, हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, चाहे बाजार हो, चाहे पटाखा मार्केट हो, चाहे हमारी फैक्ट्रियां हों, हमने सभी के साथ एक विशेष बैठक की है, चल रही है लगातार। पटाखे वालों के साथ और मार्केट वालों के साथ हमारी हो चुकी है, और जो भी संवेदनशील स्थल हमें लगते हैं सभी के साथ बैठक की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि दिवाली के मद्देनजर आपको कैसे और चीज़ें सुधारनी है, जो आपके यहाँ इक्विपमेंट है उनको कैसे आपको हेल्थी कंडीशन में रखना है, उनका चलाने का तरीका और सब चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं लगातार। साथ साथ ही आज निरीक्षण था रुड़की फायर स्टेशन का। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध किया गया है,
जुलूस और रैली करने को लेकर भी प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। शहर में आए दिन बनी रहती है जाम की स्थिति, उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन प्रतिबंध किया गया। जुलूस और रैली करने को लेकर भी प्रतिबंध। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन जो है प्रतिबंध किया है। जुलूस और रैली करने को लेकर भी प्रतिबंधित। शहर में आए दिन जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन प्रतिबंध। शहर में आए दिन जाम की स्थिति को निपटने के लिए जिलाधिकारी का ये बड़ा फैसला। उधर हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया। एक कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि दूसरा विचाराधीन कैदी है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार जेल में रामलीला चल रही थी, साथ ही कुछ निर्माण भी कराया जा रहा था। उसी समय ये दोनों कैदी फरार हो गए। हरिद्वार कारागार से 2 कैदी फरार होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और कैदियों के भागने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिला कारागार में रामलीला का मंचन चल रहा था और कुछ कार्य भी किया जा रहा था। इसके चलते कैदियों के भागने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब पुलिस टीम जो है कैदियों की तलाश में जुटी है, जिनमें कि 2 कैदी जो है भागने की खबर से हड़कंप मच गया। उधर देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार कर 3 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछताछ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूछताछ में पता चला कि लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली पहुंची थीं, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इन्हें नौकरी दिलाने के बहाने से अभियुक्तों के साथ देहरादून लाया गया था। आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी एसटीयू टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको 2 और लोग थे, उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। उधर राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी का दून पुलिस ने खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को तफ्तीश में पता लगा कि दोनों अभियुक्त देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिसने पास से पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात के अलावा 18,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। इस बात को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसके बाद नेहरू ग्राम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये कुछ दिन पहले भद्रकाली इनक्लेव जो कि रायपुर में है, वहाँ एक चोरी की वारदात हुई थी। फिर सूचना मिलने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और थाना स्तर से कई टीमों का गठन किया गया। बहुत लोगों से इसमें पूछताछ की गई, फिर उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज भी फॉलो की गई। फिर अभी 2 दिन पहले ही उसमें नेहरू ग्राम में चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त उसमें जो है पकड़े गए, जिनसे कुछ ज्वेलरी और कुछ जो है नगद
बरामद हुआ है। कुल मिला के जो 2 लाख से अधिक का जो चोरी का सामान है वो बरामद किया गया है और इसमें 2 लोग हैं जिनके नाम पूरन सिंह और शुभम पवार हैं और वो दोनों लोग पटेल नगर देहरादून के रहने वाले हैं। उधर मंगलौर में घरेलू गैस रिफिलिंग की कालाबाजारी करते हुए पूर्ति निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ मंगलौर कस्बे में आबादी के बीच एक घर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान दर्जनों घरों और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। गैस की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी सिलेंडर को भी अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि पूर्ति निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि घर के अंदर 30 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं त्योहारी सीजन के चलते पूर्ति निरीक्षक द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो घर में चल रहा था गैस रिफिलिंग का काम, जिसको देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग टीम ने छापा मारा। मौके से 32 सिलेंडर जो है जब्त किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापा मारा है, जिससे कि मौके पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक घर से जो है रिफिलिंग का कार्य चल रहा था, जिसमें 32 सिलेंडर जो है जब्त किए गए हैं। गैस की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था। आज अचानक छापा मारा है जो 12 किला मोहल्ले में तमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है।
जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम झाऊपरसा में संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया लगभग 8 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसके निर्माण हेतु 2 वर्ष पूर्व विधायक निधि से 4,90,000 रुपए आवंटित किया गया था, लेकिन 2 गांवों के आपसी विवाद के चलते पुलिया निर्माण अधर में है, जिससे ग्रामीण सहित स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों को लगभग 3 किलोमीटर घने जंगलों से होकर प्रतिदिन गुजरना पड़ता है, जबकि जंगलों में खतरनाक जानवरों का हर समय खतरा बना रहता है। तो वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन, विधायक और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि इस मामले में पहल कर समस्या का समाधान किया जाए। मामले को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का भी बयान सामने आया है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो बिल्कुल एकदम वन विभाग के नजदीक पड़ता है और काफी दूरस्थ है, और उधर जाने के लिए जो रास्ता है उसमें एक पुलिया थी जो क्षतिग्रस्त हो गई। तो उस पुलिया के लिए 2022 में हमने 4,90,000 रुपए उस पुलिया के निर्माण के लिए रखे थे, और फिर उसके बावजूद जब आपदा आई तो वहां जो रास्ता है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो मैंने यूपी कैनाल से बात करी और उस रास्ते को एक बार बनवाया, लेकिन फिर दोबारा बारिश से फिर टूट गया, तो उस रास्ते को भी हम बनवा रहे हैं। और पुलिया का बजट पहले से हमने रखा हुआ है, लेकिन वहाँ 2-3 गांव हैं तो उनका आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। पुलिया टूट गया है तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को जंगल के रास्ते से आना पड़ता है, और जंगल में बहुत घना जंगल है, और जंगल में बहुत सारे शेर भी रहते हैं, चीता है, भालू है, इन सब का सामना करना पड़ रहा है हमें। पहले तो हम लोग उधर पुलिया के रास्ते से आते थे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ दिनों से जब पुलिया टूटा है तब से हम लोग इसी जंगल के ही रास्ते से आ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में 3 लोग शिकार हो चुके हैं शेर से, और उन लोगों को मतलब गांव वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर आने जाने में। अब हमें इतनी दिक्कत होती है। पुलिया आज 7-8 साल से क्षतिग्रस्त है। इसको मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से भी पहले विधायक थे तभी उनको भी कहा गया था, फिर विधायक भुवन कापड़ी जी बने हैं तब से इसकी मांग करते रहे। फिर उनके सामने, उनके विधायकी में ये सामने आके उन्होंने पास किया है, पैसा आ गया उनके खाते में, और 1 साल से ऊपर हो गया पैसा। ये पुलिया हम 6-7 साल हो गए पुलिया टूटे हुए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, और जब ठंडी पड़ती है तो पानी भर जाता है, और नहर छोड़ता है तो भी पानी भर जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में, साइकिल भी ले जाने में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, हेल के जाना पड़ता है। उधर टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने धोखाधड़ी से संबंधित मामलों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि मुनिकीरेती
थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 15,77,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ और मामले की खुलासे की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साइबर सेल की टीम को दी गई। बता दें कि बाद में साइबर सेल ने 2 ठगों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सिम, एटीएम और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। मामले में अधिक जानकारी के लिए साइबर सेल और पुलिस ने अग्रिम जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और पूरे साल गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों के बीच में कार्य करते हैं। उनके साथ ही कहा कि पार्टी आगामी निकाय चुनाव और उपचुनाव, जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी। देखिए, पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव को लेकर के, लेकिन हम 24 घंटे तो जनता के ही बीच रहते हैं और केदारनाथ चुनाव यहाँ है और स्थानीय निकाय के चुनाव होने शायद भविष्य के हरिद्वार छोड़ करके पूरे उत्तराखंड में जिला पंचायतों के चुनाव होने, तो उसके लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है आज भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, घर-घर जाएगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां पर प्रशासन ने लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई को गलत बताया था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट के आदेश के बाद वहां पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। इस मौके पर जसपुर विधायक भी मौजूद रहे और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये लोग कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं जो 287 खसरा संख्या का है और जिस जगह ये निर्माण कार्य कर रहे हैं और वहां वो 290 नंबर खसरा संख्या का है, जो कि बंजर भूमि है। और जमीन 287 नंबर खसरा नंबर पतरामपुर में, जो कि सन 98 में तहसील काशीपुर से तस्दीक हो चुकी है रकबा। उसमें हमारा करीब 35-40 साल पुराना मकान बना हुआ था 2 मंजिला, जिसे 29 मई 2023 को नापने के नाम पर एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम जसपुर, पटवारी, तहसीलदार, अमला, पुलिस लेके जबरन तोड़ दिया। हमें एक दिन का भी मौका नहीं दिया, सामान भी हम पूरा नहीं निकाल सके। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और बहुत कुछ हुआ। उसके जाने के बाद करीब 1.5 साल मुकदमा चला। जो है लोकतंत्र वो खत्म हो गया है, बिल्कुल राजतांत्रिक तरीके पे यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का हमारे पास आदेश है पुनः निर्माण का इसी जगह पर अधिकारियों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। कोर्ट सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम शांत बैठे थे। आज हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निर्माण करने का, तो हम कर रहे थे और बड़े गलत तरीके से प्रशासन ने आज हमें यहाँ रोका है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोका है, हम शांतिपूर्ण तरीके से रुक गए हैं, पर इसका जवाब हम इन्हें कोर्ट में देंगे कानूनी तरीके से। इस चीज का जवाब हमारे सामने तो आज तक कोई पैमाइश नहीं हुई। कोर्ट से एक स्टे लेके आए 287 नंबर का है और जहाँ ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 का निर्माण करें, जबकि वो गलत जगह है। तो इसके लिए ये इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया। मामला जो है ग्राम पतरामपुर का है। वो 10-12 व्यक्तियों के जो 287 नंबर, खसरा नंबर 287 था पतरामपुर का, वो आबादी का नंबर है और उस आबादी के नंबर पर कुछ व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं और हमारे जो ये पीड़ित व्यक्ति हैं इनके भी मकान बने हुए हैं उस पर, और उन्हीं मकानों के लिए हमने एक स्थायी निषेधाज्ञा का इंजंक्शन सूट माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन जसपुर में
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।